हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटीट, सीटेट, एसटीईटी, यूपीटीईटी एंड ऑल स्टेट टीईटी एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर होता है, जो 5वीं क्लास तक के लिए, उसमें ईवीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पेडालॉजी का भी होता है और क्लास 3, 4, 5 के जो सब्जेक्ट ईवीएस है उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी का इस वीडियो में हम लोग निचोड़ पढ़ेंगे कि यानी कि उसका मेन मेन जो पॉइंट है, जो उसको पढ़कर निकाला गया है, उस पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल है और अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप कि अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको जरूर कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा, पेडालॉजी के साथ कराया जाएगा। तो ये आपका पहले वीडियो होगा, इसके बाद 4 क्लास, इसके बाद 5 क्लास, फिर उसके बाद पेडालॉजी वाला वीडियो आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि इस चैनल पे आप सभी क्लास के, यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की तैयारी बहुत ही आसानी तरीकों से आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए व्यूअर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस नोट एनसीईआरटी से है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले कहता है चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने का, छूने का और टेस्ट करने का बहुत ही ज्यादा होता है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है। डांस करते समय हाथ और चेहरे के जरिए भावना दिखाया जाता है कि हाँ, हम उस समय हम किस तरह का रिएक्शन कर रहे हैं और उसी तरह उस समय हमारा क्या प्रेजेंटेशन है, जिन्हें मुद्रा और भाव कहा जाता है। देखिए, इसके बाद है कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जैसे हम लोग अपने दोनों आंख से 180 डिग्री से भी थोड़ा ज्यादा तक देख लेते हैं और एक आंख से 120 डिग्री तक देख लेते हैं, उसी तरह उल्लू अपने गर्दन से पीछे तक की वस्तुओं को भी देख सकता है। उसके बाद पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। उड़ने में मदद करता है पक्षी का पंख, और गर्माहट भी देता है। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं, इसलिए जब आप जंगलों में जाएंगे तो वहां पे पक्षियों के पंख मिल जाते हैं, जैसे हमारे बाल झड़ते रहते हैं ना, उसी तरह। ब्रेल लिपि, यहाँ लिपि है, एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। मान लेते कि कोई पत्थर है, पत्थर पे हम लोग कील से क्या करेंगे, उसको कुछ लिखेंगे ना तो वो उभरा हुआ दिखाई देगा ना, हाथ रखेंगे तो। उसी तरह ये जो है मोटे कागज पर लिखा जाता है और नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। जो कोई लोग पढ़ते हैं जिनको आंख मतलब पढ़ने में सक्षम नहीं होते, वे लोग इस लिपि से पढ़ सकते हैं। और हिंदी, हिंदी क्या है, तो ये देवनागरी लिपि में है। उसके बाद उर्दू, तो उर्दू हो जाएगा आपका फारसी में। और जो पंजाबी है वो गुरुमुखी, और अंग्रेजी है वो रोमन लिपि में हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि ब्रेल लिपि में उभरे हुए जो बिंदु होते हैं ना, उसी के अंगुलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। क्या बताया कि उभरा हुआ रहता है तो उसी पर अंगुली रख रख कर पता होता है, क्योंकि ये तो आंख से नहीं पढ़ पाते हैं देखकर। इसलिए तो ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंख से नहीं देख सकते, उन्हें बिंदु को छूकर समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, उसके ही नाम पर रखा गया है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, उनके ही नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया। लुइस ब्रेल 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुइस ब्रेल जो थे, जिन्होंने लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, 3 साल में उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि तो थी, वो पढ़ने लिखने में विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। देखा आपने, कितना अच्छा लगा ना कि उन्होंने, उनके क्या हुआ था, आंख खत्म हो चुका था, लेकिन उन्हें पढ़ने की हिम्मत नहीं छोड़ी। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हिम्मत हमें उस समय तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमारा अंतिम सांस चल रहा है। बिना हाथ के भी लोग देखेंगे कि आप लोग पैर से भी कितने सारे लोग लिख लिख कर एग्जाम पास हो जाते हैं, तो फिर
सिर्फ हमें जज्बा होना चाहिए अंदर। अगला है, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी, अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखा जाता है। अगर आप बच्चे को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप समझाएंगे तब, उसको सीधा हम ब्रेल लिपि बोलेंगे तो वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। शुरुआत में जो बर्तन होते थे वो पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे, जिसे हांडी भी कहा जाता था। आप देखे ही होइएगा, अभी भी मिलता है मार्केट में। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है, चाय का नाम है। डल लेक भी श्रीनगर में है। ठीक है। शिकारा नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। शिकारा नाम के जो नाव है उससे टूरिस्ट जो भी जाते हैं वो डल लेक में एंजॉय करते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। उसके बाद पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। पक्षी कीड़ों को खाते हैं और फलों को क्या करता है, कीड़ों से बचाता है। इसी में आप देखे होंगे कि जब बीज लगता है खेत में, उस समय भी क्या होता है, बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं खेतों में और क्या करते हैं, वहां से वो चुनने लगते हैं, कीड़ा मकोड़ा चुनने लगते हैं। या जब धान काटा यानी कि चावल की कटाई होती है उस समय भी वहां पे आ जाता है। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिविलम्स को समझ लेना जरूरी है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। सब पेडालॉजी में इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लेकिन उसका भी एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसे सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। इसे सूप के लिंग हु फेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाकर खाते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। और हम लोग किस में खाते हैं, जो अपने इधर के हैं, बिहार यूपी हरियाणा, इधर के लोग सरसों तेल में। उसके बाद आता है टेपिओका, एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। एक फल है जो उबाल कर खाया जाता है। वल्चर यानी कि गीद मरे हुए जानवर को खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई के नोक जैसी होती है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जितनी पतली होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग का होता है। कबूतर की जो चोंच है वो पिंक और पंख जो होता है वो ग्रे रंग का होता है। उसके बाद असम में जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर घर होते हैं और यह बांस के बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है, इसलिए 10 से 12 फीट ऊंचा घर बनाया जाता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं। यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है। मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, उससे ही घर बनाया जाता है। और छत किससे बनता है, तो छत झाड़ियों से बनता है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो बारिश बहुत कम होती है, तो जो बारिश के पानी होते हैं ना, उसको उसी में इकट्ठा करने के लिए, और या जो घर में वो लोग काम करते हैं नहाने धोने का, कपड़ा पीछने का, उस पानी का उपयोग वो और भी जगह पे कर लेते हैं, इसीलिए गड्ढा घर में के आंगन में बनाते हैं। उसके बाद राजस्थानी लोग छत के ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करें और उसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। हम लोग छत के पानी को चारों तरफ जहां मर्जी वहां गिरा देते हैं, लेकिन वहां वैसे नहीं करते। वहां करते हैं कि जो पानी को आराम से गिराया जाता है नीचे, और गिराने के बाद क्या किया जाता है कि नीचे जैसे गड्ढा में आएगा तो वो गड्ढा में जमा होगा, तो उसका यूज कितने दिन जब तक रहेगा हम कर सकते हैं। चलिए, और इसमें पेडालॉजी के भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हिंदी में ही है, तो आप ध्यान से देखिएगा। बच्चे क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होता है कि स्किल सीखते हैं अगर उन्हें कुछ कैटेगराइज वर्गीकरण करने का कहा जाए, जैसे जानवर, वस्तु इत्यादि।
इसमें कहा गया है वस्तु, आप बच्चे को ये सिखाइए कि जानवरों के अलग छांटे, वस्तु को अलग चीटे, कुछ कलर दे दीजिए उसमें। उसके बाद कलर के नाम को आप उसको पढ़ाइए कि हाँ ये कलर है, ये कलर है। उसके बाद एनिमल में भी दो प्रकार से छांट सकते हैं, एक जंगली जानवर, एक पालतू जानवर। बच्चे को अपने आसपास की सूचना एकत्र करने के लिए मोटिवेट और प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वे आसपास के वातावरण के ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। कि आप बच्चे को बोले कि जाइए आप अपने घर के किसी 10 आसपास 10 लोगों के नाम को लिख लीजिए। फिर उसको ये भी बोलिए कि उनकी उम्र किस एज के आसपास होगी वो भी लिखिए। इनसे क्या होगा, उसका दिमाग क्रिएटिविटी होगा और वो साइंस कुछ ज्यादा ही सीखेंगे वातावरण से, अपने आसपास के वातावरण से। और ये भी कहे कि वातावरण की आपके घर के आसपास कौन कौन चीज की फसल उगती है, खेत में क्या क्या बोया जाता है। ये सब भी करके आप उससे अच्छे से वातावरण के बारे में बता सकते हैं। बच्चों की प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर देना, केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताएं। प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से उनमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ाना, नेचर के बारे में जानकारी उसको देना। शिक्षक कक्षा में बच्चों की बाहरी दुनिया से जोड़कर चीजों को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, जैसे वह चीजों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। जिससे हमें बच्चे को जब पढ़ाना चाहिए ना, तो उसको ऐसी घटनाओं से पढ़ाना चाहिए जो उसके आसपास घटित हो, ताकि वो उसको जल्दी ऑब्जर्व करता है। और इमेज क्रिएट करके, तो पिक्चर जब क्रिएट करते हैं तो वो उसको ज्यादा दिन तक दिमाग में रहता है। बच्चे के समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, उसे डाइवर्सिटी या विविधता के गुणों बनाने में मदद करे। जैसे डाइवर्सिटी मतलब एक जगह पे जो लोग रहते हैं ना, वो इसके स्पेसिस, जैसे जंतु का घर ये होता है, यहाँ ऐसे रहते हैं जंतु से हमें ये लाभ है, इन सब चीज की जानकारी बच्चों को देना जरूरी है। बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो हमारे अनुसार ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल नहीं करके अब ये कर देना चाहिए, ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बोट, सी फॉर कार, ताकि बच्चे के दिमाग में ये क्रिएटिविटी उठे कि ये क्यों, एरोप्लेन क्या है, तो उसके बारे में उसको जानकारी शुरू से ही मिलना स्टार्ट होगा, तो वो क्या होगा, उसके ज्यादा नॉलेज होगा और वो प्रेरित कहानी भी पढ़ने के लिए उसे प्रेरित हो जाएगा। बच्चों को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करें, एक्टिविटी में बच्चों को चित्रकला बनाने में भी मदद करे। आप बताइए कि आपको इस चित्रकला को बनाना है, फिर उसके बारे में 2-3 लाइन बताइए, 5 लाइन बताइए, तो कल से वो खुद जानने लगेगा, कहेगा सर मैंने ये बना के लाया है, मुझे ये चीज करना है। कई बार बच्चे को वर्गीकरण करने का अवसर दे, खुद निर्णय लेना सिखाए कि वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। किसान, डॉक्टर, ग्रैंड पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बात करें, उनके बारे में बताएं। बच्चे को पेड़ से दोस्ती करना सिखाए, उसका ध्यान कैसे रखना है, यह बताए कि पर्यावरण के प्रति जागरूक कैसे हो। बच्चे को अपने देश के सांस्कृतिक, रीजनल सॉन्ग, नृत्य सॉन्ग, इन सभी के बारे में जानकारी दे, उनमें ज्यादा से ज्यादा जानने की उत्सुकता जगाए। ये आप टीचर एक ही कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कितना जानेंगे अपने से, जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, वो और ज्यादा कैसे जान पाएगा। बच्चे को आसानी से यूज होने वाले रिसोर्स के बारे में बताएं। बच्चों को उनके अनुभवों को जोड़कर चीजों को समझाए। बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका भी दे, कि हाँ अगर वो किसी चीज के बारे में जानता है तो उसे जानने दे। क्योंकि अगर उसे हम नहीं जानने देंगे तो ये होगा कि उससे क्वेश्चन पूछने की आजादी दे, नहीं पूछने देंगे तो ये हमें होगा कि 130 करोड़ जनता में से एक बच्चा का भविष्य टीचर पे डिपेंड होता है। अगर वही उनको क्वेश्चन ना पूछने दिया जाए तो फिर बच्चे का भविष्य क्या होगा। बच्चे से जेंडर इशू पर डिस्कशन करें, उनको बताए। बच्चे को पक्षियों के बारे में बताए, मैप में कैसे जगह ढूंढते हैं उनको सिखाए। बच्चे को बताया जैसे गेम में नियम होते हैं या बनाए जाते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी में भी अच्छे नियम होते हैं या और उसका पालन किया जाना चाहिए। बच्चे को फूल के बारे में बताएं, कैसे पहचाने, उनकी विशेषता क्या है। बच्चे को पर्यावरण के बारे में बताएं, साथ में खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए। बच्चे को सिखाए कि वह अपने पड़ोसी, अपने बड़े लोगों, छोटे लोगों से कैसे बात करे। इतिहास के बारे में जानकारी दे कि पहले के लोग कैसे थे, किस प्रकार रहते थे, क्या खाते थे, तब फिर कैसे मानव इस तरह से हुए। बच्चों को सुरक्षात्मक नियम सिखाए, जैसे कि आग से कैसे बचे, इस सब के बारे में। बच्चे को प्रतिशत का प्रयोग हम आम जिंदगी में होने वाली चीजों के माध्यम से करें, जिससे वह उसे आसानी से समझ सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, बच्चों को टेम्परेचर या तापमान के बारे में जानकारी दे और ऐसे ही बहुत सी चीजों के बारे में बता, जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। और एक
ऐसे माहौल में सिखाना है जिससे उसका दिमाग कहीं बाहर ना भटके, सिर्फ पढ़ाई पे लगे और उससे इंटरेस्ट है कि हाँ हमें मतलब और भी सीखने की चाहत है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 3 का जो था सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस नोट जो आपको खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं फोर्थ क्लास का लेकर आऊंगा, फिर फिफ्थ क्लास का लेकर। हाँ, और मैथ के क्वेश्चन के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब मेरे साथ जुड़िए, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के साथ जरूर करवाऊंगा। तो दोस्तों अब अच्छा लगा होगा तो जरूर एक शेयर कीजिएगा, एक लाइक, और अपने दोस्तों को बताना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।